तो आज का हमारा विषय है जैव विविधता और संरक्षण, यानी पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और उसे बचाने की जद्दोजहद। बिल्कुल। हम उस पूरे विशाल और बेहद संवेदनशील सिस्टम की कार्यप्रणाली को समझने वाले हैं, जो इस ग्रह पर जीवन को पनपने का मौका देता है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ कुछ परिभाषाओं को दोहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये विविधता हमारे ग्रह पर हमारे अस्तित्व, हमारी सांसों का और हमारे भविष्य का सबसे अहम आधार कैसे है। ये एक बहुत ही सटीक शुरुआत है। जब हम इन दस्तावेजों की गहराइयों में उतरते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये विषय हमारे लिए एक गंभीर चेतावनी भी है और भविष्य को सुरक्षित करने का एक स्पष्ट समाधान भी है। एकदम सही। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि हमारे आसपास के जीवन में ये विविधता इतनी जरूरी क्यों है। सबसे पहले तो शब्दकोरी देख लेते हैं। हाँ, बायो और डाइवर्सिटी। बिल्कुल। बायो का अर्थ है जीवन और डाइवर्सिटी यानी विविधता। आसान भाषा में कहें तो जीवों की विभिन्नता। मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव, यहाँ तक कि उनके जीन और पारितंत्र की विविधता। एकदम सही। और अगर हम बुनियादी बातों से आगे बढ़ें तो शोध स्पष्ट रूप से बताता है कि यह जैव विविधता कोई एक सीधी रेखा नहीं है। अच्छा। ये मुख्य रूप से 3 अलग-अलग स्तरों पर काम करती है। आनुवंशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारितंत्रीय विविधता। बिल्कुल। इससे पहले कि हम दुनिया को बचाने की बड़ी बड़ी बातें करें, ये समझना जरूरी है कि हम असल में बचा क्या रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले स्तर से, यानी आनुवंशिक या जेनेटिक विविधता से। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि ये एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में पाया जाने वाला अंतर है। जैसे उदाहरण के लिए दुनिया में चावल की हजारों किस्में हैं और आम की अनगिनत अलग अलग प्रजातियां मौजूद हैं। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। क्या हम आनुवांशिक विविधता को एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरह सोच सकते हैं? इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो दिलचस्प है, कैसे? मतलब जैसे अगर कोई अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही कंपनी के शेयर में लगा दे और वो कंपनी डूब जाए तो वो इंसान पूरी तरह सड़क पर आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर उसने 100 अलग-अलग कंपनियों में निवेश किया है तो एक के डूबने पर भी बाकी उसे बचा लेंगे। सही बात है। तो क्या प्रकृति भी चावल की हजारों किस्में बनाकर यही रिस्क मैनेजमेंट कर रही है? एकदम। सच में पेट भरने के लिए हमें चावल की हजारों किस्मों की क्या जरूरत है? क्या सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली कोई एक सुपर किस्म काफी नहीं है? यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू ये उभर कर आता है कि प्रकृति का ये रिस्क मैनेजमेंट हमारे शेयर बाजार से कहीं ज्यादा जटिल है। अच्छा। आपने पोर्टफोलियो वाली जो तुलना की वो बिल्कुल सटीक है। मान लीजिए कि हमने पूरे देश में सिर्फ एक ही प्रकार का चावल उगाना शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि वो दिखने में अच्छा है या उसकी पैदावार ज्यादा है। बिल्कुल। इसे कृषि विज्ञान में मोनोकल्चर कहते हैं। अब मन सोचे अगर अचानक कोई नया वायरस आ जाए, ओहो, या कोई फंगस या जलवायु में कोई ऐसा बदलाव आ जाए जो उस विशेष जीन वाली किस्म को अपना शिकार बना ले, तो क्या होगा? चूंकि सभी पौधों का जीन एक ही है, हाँ, तो एक पौधे को लगने वाली बीमारी पल भर में पूरे देश की फसल को राख कर देगी। एकदम सही। मतलब पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला एक साथ बर्बाद हो जाएगी, सीधा अकाल की स्थिति पैदा हो जाएगी। बिल्कुल। और यहीं पर आनुवंशिक विविधता हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनती है। अच्छा, जीन के स्तर पर? हाँ, जब हमारे पास खेतों में या सीड बैंक्स में हजारों किस्में होती हैं तो इस बात की पूरी संभावना होती है कि उनमें से कुछ किस्मों के जीन उस नई बीमारी का सामना करने में सक्षम होंगे। वे बच जाएंगी? एकदम। वे बदलते तापमान को भी झेल लेंगे। इसलिए जीन के स्तर पर ये विविधता कोई विलासिता नहीं है, ये प्रकृति का अपना बैकअप प्लान है। सही कहा, जो ये सुनिश्चित करता है कि जीवन चलता रहे। ये बहुत ही शानदार और आंखें खोलने वाला नजरिया है। अब अगर हम दूसरे स्तर पर आए, प्रजातीय विविधता यानी स्पीशीज डाइवर्सिटी। हाँ, ये थोड़ा अधिक दृश्यमान है। किसी विशेष क्षेत्र में अलग अलग प्रजातियों की संख्या और प्रकार। बिल्कुल। जैसे किसी घने जंगल में सिर्फ शेर नहीं होता, वहां हिरण हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले केंचुए हैं, बीजों को फैलाने वाले सैकड़ों तरह के पक्षी हैं, और अनगिनत प्रकार के पेड़ पौधे हैं। हर प्रजाति इस प्राकृतिक मशीन का एक पुर्जा है। एकदम सही। और इसी के साथ तीसरा स्तर जुड़ता है, पारितंत्रीय विविधता, जिसे हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। हमारी पृथ्वी कोई एक सांचा नहीं है, यहाँ अलग अलग तरह के घर हैं। बिल्कुल।
जंगल का अपना एक अलग सिस्टम है जहाँ नमी और छाया है। और रेगिस्तान का बिल्कुल अलग गणित है, जहां पानी की एक एक बूंद को सहेजने के लिए जीवों ने खुद को ढाला है। सही बात है। समुद्र की गहराइयों में बिना सूरज की रोशनी के एक अलग ही दुनिया बसती है। और घास के मैदानों का अपना एक अलग चक्र है। हर इकोसिस्टम जीवन को पनपने का एक अलग और अनोखा मौका देता है। और ये विविधता तय करती है कि पूरी पृथ्वी एक बड़े झटके से नष्ट ना हो। तो अब जब हम विविधता के इन तीनों स्तरों, जीन, प्रजाति और इकोसिस्टम की कार्यप्रणाली को समझ चुके हैं, तो दस्तावेज हमें अपने ही देश भारत के प्राकृतिक खजाने की ओर ले जाते हैं। भारत का नाम इस मामले में बहुत ऊपर है। बिल्कुल। आइए देखते हैं कि हम इस विशाल प्राकृतिक नक्शे में कहाँ खड़े हैं। शोध के अनुसार भारत को एक मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री का दर्जा प्राप्त है। और मेगा शब्द का इस्तेमाल यहाँ कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अच्छा। हाँ, दुनिया में कुछ ही ऐसे चुनिंदा देश है जिन्हें ये दर्जा प्राप्त है। ये भौगोलिक लॉटरी की तरह है जो भारत को मिली है। मतलब हिमालय की बर्फ से लेकर थार के रेगिस्तान तक और पश्चिमी घाट के घने वर्षावनों तक सब कुछ मौजूद है यहाँ। यहाँ बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है जब हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत में लगभग 45,000 पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं और 90,000 पशुओं की प्रजातियां। 90,000। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर इसे विजुलाइज किया जाए तो ये प्रकृति की सबसे घनी और रहस्यमयी लाइब्रेरी की तरह है। सही कहा। जहां हर जानवर, हर कीड़ा, हर पौधा एक अनोखी किताब की तरह है, जिसके रहस्य हमने अभी तक पूरी तरह से समझे भी नहीं है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ बड़ी संख्याएं नहीं है जिन पर हम गर्व कर सकें। तो फिर क्या है? इस लाइब्रेरी का सीधा असर हमारे रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। दस्तावेज बताते हैं कि भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट्स मौजूद हैं। हाँ, हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड, जिसमें हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आता है। तो हॉटस्पॉट का मतलब क्या है असल में? हॉटस्पॉट का मतलब है एक ऐसा क्षेत्र जहां बहुत अधिक मात्रा में ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। ओहो। लेकिन साथ ही वे इंसानी गतिविधियों के कारण सबसे ज्यादा खतरे में भी हैं। अच्छा, और इन दस्तावेजों में इस जैव विविधता के महत्व को 4 मुख्य स्तंभों पर खड़ा किया गया है। पारिस्थितिकी संतुलन, भोजन और औषधि, जलवायु नियंत्रण और वैज्ञानिक अनुसंधान। अगर हम सिर्फ भोजन और औषधि वाले हिस्से को ही लें तो ये बहुत गहरा है। बिल्कुल। मतलब अगर हम जंगलों को सिर्फ लकड़ी समझकर काट रहे हैं तो असल में हम भविष्य की उन दवाइयों को नष्ट कर रहे हैं जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। एकदम सही बात है। आज हम जो कैंसर की दवाएं या पेन किलर इस्तेमाल करते हैं उनमें से बहुत सी इसी जंगली लाइब्रेरी के किसी न किसी पौधे से निकाली गई हैं। आप बिल्कुल सटीक जगह पर पहुंचे हैं। प्रकृति पिछले करोड़ों सालों से अपना खुद का एक बायोकेमिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब चला रही है। हाँ, R&D लैब। हाँ, हर एक पौधे ने कीड़ों से बचने के लिए या विपरीत मौसम में जिंदा रहने के लिए अपने भीतर अनोखे रसायन विकसित किए हैं। और वही रसायन कल हमारी महामारियों का इलाज बन सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जलवायु को स्थिर रखने का ये सबसे बड़ा टूल है। जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, वे कार्बन सोखने वाले विशाल स्पंज हैं। और पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक एयर कंडीशनर हैं। ये सब सुनकर एक अजीब सी बेचैनी होती है। क्यों? क्योंकि अगर ये प्राकृतिक खजाना, ये R&D लैब हमारी सांसों, हमारी दवाइयों और हमारे भविष्य के लिए इतना जरूरी है, तो हम इसे इतनी तेजी से खो क्यों रहे हैं? शोध हमें बताता है कि इस भारी नुकसान को बायोडाइवर्सिटी लॉस कहा जाता है। बिल्कुल। और वैज्ञानिकों ने इस विनाश के 4 मुख्य कारणों को एक बहुत ही गंभीर नाम दिया है। ईविल क्वार्टेट, यानी विनाश की चौकड़ी। हाँ, ये नाम ईविल क्वार्टेट अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि स्थिति कितनी भयानक है। ये कोई एक कारण नहीं है, बल्कि 4 अलग अलग दिशाओं से एक साथ हो रहे हमले हैं जो पृथ्वी पर जीवन के जटिल संतुलन को तार-तार कर रहे हैं। तो चलिए इस विनाश की चौकड़ी के चारों चेहरों को एक-एक करके बेनकाब करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है आवास विनाश, यानी प्राकृतिक घरों को नष्ट करना। दस्तावेज स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह जैव विविधता के ह्रास का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन ये सिर्फ पेड़ काटने तक सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम किसी जंगल के बीच से एक हाईवे निकालते हैं या उसे काटकर खेत बनाते हैं तो हम असल में उस पूरे इकोसिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह कर देते हैं। आप इसे एक बहुमंजिला इमारत के ढहने की तरह सोच सकते हैं। एक जंगल में कई परतें होती हैं,
अच्छा। सबसे ऊपर पेड़ों की छतरी होती है, जिसे कैनोपी कहते हैं, जहां अलग तरह के पक्षी और बंदर रहते हैं। उसके नीचे छोटी झाड़ियां होती हैं और सबसे नीचे जंगल की जमीन होती है, जहां अनगिनत फंगस, कीड़े और सूक्ष्म जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो जब एक बुलडोजर उस जमीन को समतल करता है तो वो सिर्फ लकड़ियां नहीं गिरा रहा होता, वो उन सूक्ष्म जीवों का घर उजाड़ देता है जो मिट्टी को जिंदा रखते हैं। ओहो, बिना उन कीड़ों के उन्हें खाने वाले छोटे जानवर मर जाते हैं। और अंततः शीर्ष पर बैठा शेर या बाघ भी भूख से मर जाता है। हमने कंक्रीट के जंगल बिछा दिए हैं और इन लाखों जीवों के घर पूरी तरह से मिटा दिए हैं। ये तो बहुत ही भयानक है। खैर, विनाश की चौकड़ी का दूसरा सदस्य है अत्यधिक शोषण या ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये तो अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम लगता है, डिमांड और सप्लाई का असंतुलन। इसका सीधा मतलब है मनुष्य द्वारा जीवों का उनकी दोबारा पनपने की क्षमता से कहीं अधिक तेजी से शिकार या उपयोग करना। बिल्कुल। दस्तावेजों में मछलियों के अंधाधुंध शिकार का उदाहरण दिया गया है। मतलब हजारों सालों से इंसान समुद्र से मछली निकाल रहा है। हाँ, निकाल तो रहा है। तब तो समुद्र खाली नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा क्या बदल गया है? जो बदला है वो है हमारी तकनीक और हमारा लालच। प्राकृतिक चक्र एक बहुत ही सधी हुई गति से काम करता है। जीवों का जन्म लेना, उनका बड़ा होना और प्रजनन करना। बिल्कुल। जब तक इंसान कांटे या छोटे जाल से मछली पकड़ता था, मछलियों के प्रजनन की दर हमारे शिकार की दर से ज्यादा थी। मतलब सिस्टम संतुलित था। हाँ, लेकिन आज हम फैक्ट्री शिप और विशाल ट्रॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो एक ही बार में समुद्र के तल से सब कुछ खुरच लेते हैं। अरे बाप रे। हम मछलियों को इतना समय ही नहीं दे रहे हैं कि वे अपनी आबादी को दोबारा बढ़ा सकें। हम मूलधन खा रहे हैं, ब्याज नहीं। और जब ये संतुलन बिगड़ता है तो पूरी की पूरी समुद्री खाद्य श्रृंखला रातों रात ढह जाती है। एकदम सही। अब आते हैं तीसरे कारण पर, विदेशी प्रजातियां या एलियन स्पीशीज। ये बिंदु थोड़ा हैरान करने वाला है। कैसे? शोध में बताया गया है कि दूसरे क्षेत्र से आई प्रजातियां स्थानीय जीवों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं, और यहाँ एक बहुत ही आम पौधे का उदाहरण दिया गया है, जलकुंभी यानी वाटर हाइसिंथ का। हाँ, अब यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। बताइए। कोई बाहरी पौधा, जैसे आपने जलकुंभी का नाम लिया, किसी पूरे स्थानीय इकोसिस्टम को कैसे तबाह कर सकता है? क्या यह सिर्फ एक मासूम सा पौधा नहीं है जो पानी की सतह पर तैरता रहता है? ये देखने में मासूम लगता है। तो ये इतना खतरनाक कैसे हो सकता है कि वैज्ञानिकों ने इसे विनाश की चौकड़ी में शामिल कर लिया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि पेड़ पौधे तो शांत और हानि रहित होते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमें इकोसिस्टम के चेक एंड बैलेंस को समझना होगा। जब कोई स्थानीय पौधा या जानवर किसी जगह पर लाखों सालों से रह रहा होता है, तो प्रकृति ने उसे नियंत्रण में रखने के लिए उस इलाके में कुछ बीमारियां या उसे खाने वाले कीड़े भी बनाए होते हैं। कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं बढ़ पाती। मतलब हर चीज का एक प्राकृतिक दुश्मन मौजूद होता है। एकदम सही। लेकिन जब कोई विदेशी प्रजाति, जैसे कि जलकुंभी, किसी दूसरे महाद्वीप से हमारे तालाबों या नदियों में लाई जाती है, तो क्या होता है? तो उस नए वातावरण में उसे खाने वाला कोई कीड़ा या उसे रोकने वाली कोई प्राकृतिक बीमारी मौजूद नहीं होती। उसका कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं है। ओहो। नतीजतन वो एक जैविक विस्फोट की तरह फैलती है। जलकुंभी इतनी तेजी से बढ़ती है कि वो कुछ ही महीनों में पूरे तालाब की सतह को एक मोटी हरी चादर की तरह ढक लेती है। अरे, और जब सतह पूरी तरह ढक जाएगी तो सूरज की रोशनी पानी के अंदर नहीं जा पाएगी। यही इसका सबसे घातक तंत्र है। सूरज की रोशनी पानी के नीचे मौजूद स्थानीय पौधों तक नहीं पहुंच पाती, जिससे उनका प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस रुक जाता है। बिल्कुल। पानी में ऑक्सीजन घुलना बंद हो जाती है। इसके अलावा यह जलकुंभी खुद भी पानी से भारी मात्रा में ऑक्सीजन खींचती है। परिणाम क्या होता है? पानी में ऑक्सीजन का स्तर इतना भयानक रूप से गिर जाता है कि उस तालाब की स्थानीय मछलियां, मेंढक और पानी के नीचे के सारे स्थानीय पौधे घुट-घुट कर मरने लगते हैं। एक अकेला ऊपर से सुंदर दिखने वाला बाहरी पौधा पूरे के पूरे स्थानीय जलीय पारितंत्र की जान ले लेता है। इसीलिए विदेशी प्रजातियों का बिना सोचे समझे किसी नए इलाके में प्रवेश इतना विनाशकारी होता है। ये तो सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। कैसे एक छोटी सी भूल या एक भारी पौधा पूरे के पूरे स्थापित सिस्टम को कुछ ही समय में कोलैप्स कर सकता है। बिल्कुल। अब इस विनाशकारी चौकड़ी के आखिरी और चौथे सदस्य की बात करते हैं, सहविलुप्ति या को एक्सटिंक्शन। ये शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है
वो बहुत ही दुखद है। हाँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हम किसी एक प्रजाति को विलुप्त होने देते हैं तो हम अनजाने में एक टाइम बॉम्ब चालू कर देते हैं, एक तरह से हाँ। जो उन सभी प्रजातियों को नष्ट कर देगा जो उस पर निर्भर थी? ये तो किसी चेन रिएक्शन की तरह है। आपने बिल्कुल सही तंत्र को पकड़ा है। सहविलुप्ति हमें बताती है कि प्रकृति में कोई भी जीव पूरी तरह से स्वतंत्र या अकेला नहीं है। अच्छा। विकासवाद के दौरान कई प्रजातियां एक दूसरे पर इतनी गहराई से निर्भर हो चुकी हैं कि उनके जीवन एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, बिल्कुल। अगर हम एक बहुत ही विशिष्ट उदाहरण लें तो कुछ खास तरह के अंजीर के पेड़ और एक विशेष प्रकार के ततैया यानी वॉस्प के बीच का संबंध इसका सटीक प्रमाण है। वो विशेष ततैया ही उस अंजीर के फूलों का परागण कर सकता है, पॉलिनेट कर सकता है। हाँ, और बदले में वो ततैया केवल उसी अंजीर के फल के भीतर अपने अंडे दे सकता है। मतलब दोनों एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब अगर किसी कारण से, चाहे वो जंगल कटना हो या जलवायु परिवर्तन, वो अंजीर का पेड़ उस इलाके से विलुप्त हो जाए तो वो ततैया भी अपने आप बिना किसी के मारे भूख और आश्रय न मिलने के कारण विलुप्त हो जाएगा। एकदम सही। और अगर वो ततैया पहले खत्म हो गया तो वो अंजीर का पेड़ कभी प्रजनन नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दोनों जीवन और मृत्यु के अटूट बंधन में बंधे हैं। हाँ, विनाश की चौकड़ी का हर एक वार जीवन के इस नाजुक जाल के कई धागों को एक साथ तोड़ रहा है। तो इस चौतरफा और लगातार होते हमले के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। क्या? तो इन सब का असल जिंदगी में क्या मतलब है? क्या हम सिर्फ बैठकर इस विनाश को देखते रहें या हमारे पास बचाव की कोई ठोस रणनीति है? रणनीति तो है। दस्तावेजों का अगला हिस्सा हमें उम्मीद की एक किरण दिखाता है, संरक्षण यानी कंजर्वेशन की प्रक्रिया। बिल्कुल। इसे जैव विविधता को बचाने और सुरक्षित रखने की एक सुनियोजित रणनीति के रूप में परिभाषित किया गया है। और यहाँ इस चर्चा का सबसे व्यावहारिक हिस्सा सामने आता है। शोध के अनुसार संरक्षण के मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। हाँ, और दोनों की अपनी अलग और महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। चलिए पहले इन सिटू को डिकोड करते हैं, जिसका अर्थ है प्राकृतिक आवास में संरक्षण। बिल्कुल। इसके उदाहरणों में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। क्या हम इसे इस तरह समझ सकते हैं, मतलब जब हम जंगल सफारी पर किसी नेशनल पार्क में जाते हैं, हाँ, तो हम असल में मेहमान बनकर जानवरों के उनके असली और प्राकृतिक घर में जा रहे हैं। यहाँ हम जानवर को जंगल से नहीं निकालते, बल्कि जंगल के चारों ओर ही एक सुरक्षा का घेरा बना देते हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट और सही नजरिया है। इन सीटू संरक्षण की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें हम सिर्फ किसी एक स्टार जानवर जैसे बाघ या हाथी को नहीं बचा रहे होते। तो हम क्या बचा रहे होते हैं? हम उस बाघ के शिकार को, उस शिकार द्वारा खाई जाने वाली घास को, उस घास को उगाने वाली मिट्टी के सिस्टम को और उस जंगल की आबो हवा को बचा रहे होते हैं। मतलब पूरे के पूरे इकोसिस्टम को उसी के प्राकृतिक रूप में। एकदम सही। इसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक फायदा ये है कि प्राकृतिक आवास में रहने के कारण इन जीवों का विकासवादी चक्र चलता रहता है। अच्छा, वे प्राकृतिक रूप से बीमारियों और मौसम से लड़ना सीखते रहते हैं। बिल्कुल, जो उनके लंबे समय तक बचे रहने के लिए सबसे जरूरी है। और दूसरा तरीका है एक्स सिटू कंजर्वेशन, यानी प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण। इसके उदाहरण हैं चिड़ियाघर, बोटानिकल गार्डन और जीन बैंक। तो क्या इसे हम एक सुरक्षित इमरजेंसी शेल्टर या कृत्रिम घर कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब स्थिति हाथ से निकल चुकी होती है और जानवर का उसके प्राकृतिक घर में बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एकदम सही। जब शिकारियों या आवास नष्ट होने के कारण कोई प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती है, तो हम उसे वहां से निकालकर एक अत्यधिक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में लाते हैं। जैसे चिड़ियाघर। हाँ, चिड़ियाघर और बोटानिकल गार्डन इसी दिशा में काम करते हैं, ताकि वे कम से कम जिंदा तो रहें और उनका प्रजनन कराया जा सके। इसी सूची में एक नाम जीन बैंक का भी है, जहां जेनेटिक मटेरियल और बीजों को सुरक्षित रखा जाता है। बिल्कुल, एकदम नियंत्रित तापमान पर, ताकि भविष्य के लिए उनका बैकअप मौजूद रहे। तो इसका मतलब है कि संरक्षण की ये दोनों रणनीतियां एक साथ चलनी चाहिए। हाँ, बड़े इकोसिस्टम को प्राकृतिक रूप से विकसित होने देने के लिए इन सीटू बहुत जरूरी है। और बेहद खतरे में पड़ी प्रजातियों को तुरंत विलुप्त होने से बचाने के लिए एक्स सिटू। एकदम सही। ये सच में एक बहुत ही व्यापक और बहुआयामी बचाव अभियान है।
और इसी के साथ हम इस शोध के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देती है कि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के संतुलन के लिए नितांत आवश्यक है। बिल्कुल। इसे बचाने के लिए वन संरक्षण, अंधाधुंध शिकार को रोकना और पर्यावरण के नियमों का कड़ाई से पालन करना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि हमारी मजबूरी है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के तारों को एक साथ जोड़ें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हाँ, जैव विविधता सिर्फ बाघों, हाथियों या अमेज़न के दूर जंगलों में फैले किसी विदेशी पौधे की कोई दूर की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारी रोज की थाली में मौजूद चावल के दानों की कहानी है जो किसी नई बीमारी से बचे हुए हैं। ये हमारे ऊपर के आसमान और स्थिर जलवायु की कहानी है। और विनाश की चौकड़ी के खिलाफ हमारी रोजमर्रा की लड़ाई की कहानी है, जो हमारे भविष्य की दवाइयों और सांसों को बचाने की कवायद है। एकदम। ये समझना होगा कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम उसका एक हिस्सा हैं। हाँ, अगर हम आज इस प्राकृतिक लाइब्रेरी की किताबों को स्वार्थ या अज्ञानता में जलने से नहीं रोक पाए तो भविष्य की पीढ़ियों के पास न सिर्फ पढ़ने के लिए बल्कि जीवित रहने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। आज के इन दस्तावेजों के विस्तृत सफर ने इस विषय के वैज्ञानिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं को गहराई से समझने में हमारी बहुत मदद की है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को यहीं खत्म करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जहन में आता है। कौन सा सवाल? जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। आज की चर्चा से ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे से गुथा हुआ है। जब एक विशेष कीड़े के खत्म होने या एक विदेशी जलकुंभी के आ जाने से पूरा का पूरा स्थानीय इकोसिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। हाँ। तो क्या ये संभव है कि ठीक इसी समय जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं, हमारे ही आस पड़ोस में, हमारे ही शहर के किसी कोने में कोई अदृश्य स्थानीय प्रजाति, कोई छोटा सा कीड़ा, कोई फंगस या कोई घास, हाँ, चुपचाप हमेशा के लिए विलुप्त हो रही हो? ये तो बहुत मुमकिन है। और जब तक हमें प्रकृति के इस अदृश्य धागे के टूटने का और इस अनदेखे अपूरणीय नुकसान का एहसास होगा, तब तक क्या हमारे इकोसिस्टम को बचाने के लिए बहुत देर नहीं हो चुकी होगी? ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल सोचने वाली बात है।